नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के ग्रेजुएशन लेवल के लास्ट शिफ्ट का पेपर करने वाले हैं। अभी तक टोटल 4 सेट मैं करवा चुका हूँ, ये 5वां सेट होगा और 5 ही सेट ग्रेजुएशन लेवल के हुए थे। ठीक है, तो यानी कि 25 पंजे 125 क्वेश्चन इधर से आपको SSC CGL CHSL के लिए अच्छे से मिल गए और इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और PDF टेलीग्राम पे आज शेयर कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि जितना जल्दी हो पाए ये क्वेश्चंस ख़त्म कर लें और वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ही रहेगी और कमेंट में भी डाल दूंगा ताकि आप ज्वाइन कर पाएँ। और जिनको नहीं मिलता ना, किसी कारणवश अपने चैनल का लिंक नहीं काम करती कई बार, तो आपको COMPETITION कंपटीशन एंड PREPARATION ये सर्च करना है और अपने कुछ 18.4 के करके मेंबर्स आएंगे, वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइबर्स वहाँ पे लिखते हैं तो ग्रुप अलग है और मेंबर्स वाला मतलब सब्सक्राइबर्स अलग है, चैनल अलग है। चैनल वहाँ पे जो होता है उसमें मेंबर्स नहीं लिख के सब्सक्राइबर्स लिखते हैं। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अच्छे प्रश्न देखते हैं और फिर मैं कोशिश करूंगा कि इनके अच्छे प्रश्न जो हैं, जो थोड़े नए टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे गए, उनको कंपाइल करके एक वीडियो दे दी जाए। मोस्ट प्रोबेबली आज दे दी जाए आपको। ठीक है, ताकि CGL CHSL के लिए अगर आप अच्छे प्रश्न करना चाहें तो नंबर सिस्टम के जो हो गए, और बाकी किसी टॉपिक से ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं था बहुत इंपॉर्टेंट सा, तो नंबर सिस्टम के 1-2 यूनिक सेल मिले वो भी करा दूंगा। ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। ये पेपर अंग्रेजी में है लेकिन पहला प्रश्न इसका हिंदी में, जिसकी आंसर की होगी उन्होंने पहला प्रश्न हिंदी में देख लिया होगा, दैट्स वाई ये हिंदी में दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सारे प्रश्न अंग्रेजी में है। कहा गया एक कार और एक बस एक ही दिशा में चल रही थी, यानी देवर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। कहा गया सुबह 7:30 बजे पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार बस से 4.5 किलोमीटर पीछे थी। सुबह 8:15 AM पर कार बस से 15.8 किलोमीटर आगे थी। कार की चाल बस की चाल का अनुपात क्या है? देखो आपको दिया गया कि देयर इज अ कार और देयर इज अ बस। ठीक है, यानी कि जो बस है वो आगे थी किससे? कार से। मान लो ये कार है जिससे ये आगे थी, देखो ऐसा, ये मान लो बस है आपकी और ये है कार। कार की स्पीड दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटे और कहा गया कि 7:30 बजे जो इनके बीच की दूरी थी वो कितनी थी? द डिस्टेंस बिटवीन कार एंड बस वाज कितना? 4.2 किलोमीटर। अच्छा, अब कहा गया कि 8:15 बजे यानी 8:15 पे जब हम देखते हैं तो कार बस को ओवरटेक कर चुकी होती है, यानी कार यहाँ आ चुकी है और बस हो जाती है पीछे, और उनके बीच की दूरी 15.8 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, कितने बजे? 8:15 बजे। तो आपको बताना है कार की चाल का बस की चाल से अनुपात क्या। अच्छा प्रश्न। देखो आपको पता है 7:30 बजे 4.2 किलोमीटर पीछे और 8:15 पे 15.8 किलोमीटर आगे। कहने का मतलब 7:30 से लेके 8:15 बजे तक, यानी कितना टाइम हुआ? 45 मिनट, यानी 3/4 घंटे का जो समय मिला, इसमें कार ने जो पीछे दूरी थी 4.5 मतलब 4.2 किलोमीटर वो कवर करा और 15.8 किलोमीटर आगे भी निकल गई, यानी कार ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, कितनी कवर करी? 4.2 15.8 यानी 20 किलोमीटर कवर करा। किस स्पीड से? जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड से कवर करेगी, यानी रिलेटिव स्पीड इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग या रनिंग इन द सेम डायरेक्शन देन द स्पीड दैट वर्क्स इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड, चूंकि कार ओवरटेक करती है तो कार की स्पीड ज़्यादा होगी, यानी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी कार की स्पीड माइनस बस की स्पीड। ये स्पीड कितनी हो जाएगी? आपको पता है, दूरी आपको पता है टाइम, तो दूरी बटे टाइम आपका हो जाएगा क्या? दूरी बटे टाइम क्या हो जाएगा? चाल। यानी दूरी है 20 किलोमीटर, टाइम है 3/4 घंटे, यानी कि आपकी रिलेटिव स्पीड हो गई 80/3 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ से अगर आपको बस की स्पीड निकालनी है तो बस की स्पीड हो जाएगी कार माइनस 80/3। कार की वैल्यू कितनी है?
कार की वैल्यू कितनी है, कार की स्पीड कितनी है 72, तो 72 माइनस 80/3 यानी 216 माइनस 80/3 यानी 136/3 हो जाएगा। अब बस की स्पीड आ गई, आपको पता है कार की स्पीड, तो रेशियो निकालने को कहा गया था। रेशियो किसका, कार की चाल कितनी है 72, इसका रेशियो निकालना है 136/3 से। ठीक है, अब जिससे कट रहा है काट पीट दो। ठीक है, 9 से काटो, 9 8 72 हो जाएगा, 9 से कटेगा नहीं, 8 से काटो, 8 9 72 हो जाएगा। 8 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 1 9 8, 8 7 56, 3 से गुणा कर दो तो 3 9 27, अनुपात 17 इनकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा। आराम से कर सकते थे, बस रिलेटिव स्पीड निकालना था। क्लियर। अगला प्रश्न डीआई से है, कहा गया स्टडी द गिवन पाई चार्ट दैट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज पॉपुलेशन, यानी कि 6 अलग अलग गांव है ABCDEF, उनकी 2020 में जो परसेंटेज पॉपुलेशन है वो दिखाता है। अब आगे क्या कहा गया, प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि ए का 14%, बी 10%, सी 16%, डी 20%, ई 15% और एफ की जनसंख्या 25% है कुल जनसंख्या में शेयर जो है। और इसमें जो ए के जैसे ए के जितने मेंबर है उसमें 30% बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी BPL वाले हैं। बी विलेज से 45% जो है, विलेज के लोगों के 45% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसी प्रकार से आगे भी दिया गया। कहा गया इफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन विलेज डी इज 42,000। देखो विलेज डी में अगर मैं टोटल जनसंख्या मानूं कुल विलेज की मिला के एक्स, तो डी इसका 20% है, 20% मतलब इसका 1/5 हिस्सा, यानी कि डी की जनसंख्या हो गई एक्स का 1/5, और डी के 60% मेंबर बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि इसका 3/5 गुना क्या है, इसका 3/5 गुना क्या है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि दिया गया 42,000। तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से कटाइए 14, 14 पंचे 70, और देखो 3 से कट जाएगा 14, 14 पंचे 70 और पंचे 350 के टोटल जनसंख्या आ गई। अब 350 के टोटल जनसंख्या आ गई। यही पूछा गया था कि ऑल द 6 विलेजेस की अगर पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो कितनी होगी, आपने कहा 350 के, यानी 350,000 या 3.5 लाख। कहा क्या गया कि एक आर्टिकल है, एक वस्तु है जिसको हम 425 रुपये 25 पैसे में बेचते हैं तो 5.5% का लॉस होता है। अगर हम 465.75 में बेचें तो प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा। देखो CP पे 5.5% लॉस पे बेचने का मतलब 100 माइनस 5.5 यानी 94.5% का बेचा गया। 94.5 पे बेचोगे तो कितने की बिकी, 425 रुपये 25 पैसे की बिकी, यानी कि हमारा CP कितना हो जाएगा, बट्टे में 94.5, CP इतना हो गया। अब कहा गया हम बेच रहे हैं 465.75 का, तो प्रॉफिट कितना होगा। देखो आपको पता है, ऐसे देखो कि 425.25 किसी वस्तु के 94.5% के बराबर है। तो यहाँ से हमारा 465.75 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 94.5 बटे 425.25 और गुणे में 465.75, 25 से काट दो, 25 से काटोगे 25 एकम 25, 25 सत्ते 175, 01, 25 से काटोगे 25 एकम 25, 215, 25 अट्ठे 200, 25 छक्के 150, 25 तियाँ 75। ठीक है, अब 945 में देख लो, 9 से ये कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, तो 9 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 10.5, 9 से काटोगे तो 9 का 9, 9 8 72, 9 9 81, फिर 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से काट दो, 3 से काटोगे 63 हो जाएगा, 3 से काटोगे 3.5 हो जाएगा। ठीक है, 9 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 9 7 63 हो गया, 9 से ये 207 हो गया, 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ये 0.5 हो गया, यानी 0.5 गुणे 207, तो ये कितना हो जाएगा 103.5, यानी कि वस्तु का 103.5% है इतना, यानी कि 100% वस्तु का क्रय मूल्य था, 103.5 में बेच रहे हैं, 3.5% की प्रॉफिट हो जाएगी। कहा गया व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज इक्वल टू 6 टाइम्स द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर 35 53 एंड 66। ठीक है, 35 53 और 66, ध्यान से देखिएगा। देखो आपको दिख रहा है 35 53 और 66, ठीक है, 35 53 और 66। अब देखो 35 53 और 66 क्या ट्रिपलेट बनाते हैं, आप देख लो, नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ये ट्रिपलेट नहीं बनाते। तो आप पहले ट्रायंगुलर फील्ड की एरिया निकालो। ट्रायंगुलर फील्ड की एरिया कैसे निकलेगी, निकाल दो हीरोज फार्मूला से। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर S निकालोगे, S बराबर कितना हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, यानी 35 53 88, 88 और ये 60, 148, 6 154 बटे 2 यानी कि 77 हो गया। यहाँ से एरिया बराबर होता है अंडर रूट में S 77 इंटू S माइनस A, यानी कि 77 में से ये 42 हो जाएगा, इंटू S माइनस B यानी कि ये 24 हो जाएगा, इंटू S माइनस C
यानी कि 11 हो जाएगा। तो देखो 77 का 11 और ये वाला 11 निकल गया, 7 यहाँ से 7 यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे बचा 6 गुणे 24 144 का 12 निकल गया, यानी एरिया इतनी आ गई। और सर्कुलर फील्ड का एरिया जो है अगर रेडियस r माने तो पाई r स्क्वायर होता है, यानी 22/7 गुणे r स्क्वायर। ये जो है सर्कुलर फील्ड का जो एरिया है वो 6 गुना है ट्रायंगल के एरिया का, यानी 6 है 11 गुणे 7 गुणे 12। यह आया, देखो ये आया आपका ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया, इसका 6 गुना है। तो यहाँ से 22 से काटोगे तो ये 11 कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 7 इधर चला जाएगा, यानी r स्क्वायर बराबर हो गया 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 12। यहाँ से आपका 12 3 36 का वर्गमूल 6, 7 गुणे 7 का 7, यानी कि r बराबर कितना हो गया 6 7 42। क्लियर हो गया। देखो आप अगर इसको a एज्यूम करो, इसको b एज्यूम करो, इसको c एज्यूम करो, तो ये लिखा हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहाँ पे ले लो 3 कॉमन, तो 3 कॉमन ले लोगे तो ये बचा कितना 2x प्लस 1, इसको बाद में लिख दो 2x प्लस 1। यहाँ पे x प्लस 4 को आगे लिख लो और 2x प्लस 5 पीछे लिख दो। अब देखो आपको सीधे सीधे क्या लिखा मिल रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, और ये कब होता है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब a की वैल्यू कितनी है x प्लस 4, b की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1, और c की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 5, और ये बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 0 है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो x 2x और 2x ये 5x हो गया बराबर -10, यानी x बराबर कितना हो गया -2। तो ये फॉर्मूला याद रखना। देखो कहा गया ए कोई वस्तु बी को 20% नुकसान पे बेचता है और बी जो है वो सी को 18% फायदे पे बेच देता है। फिर क्या करता है, सी डी को 10% प्रॉफिट पे बेचता है। अगर सी के पास प्रॉफिट 944 रुपये का होता है तो कितना लॉस हुआ किसको, ए को। देखो आप ऐसे ऐसे लिख लो ए बी सी और डी। आपसे कहा गया कि जो सी है वो डी को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, सी जो है डी को 10% प्रॉफिट पे बेचता है और सी को 944 का प्रॉफिट होता है, यानी सी के कॉस्ट प्राइस का 10% 944 है, 10% 944 है, तो सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9440, राइट। अगर दूसरी मेथड से करवा रहा हूँ, आपको सीधे इन्होंने बताया कि भैया सी को 10% क्या होता है, सी को होता है 10% फायदा जो कि 944, 10% सी के सीपी का 944, यानी सी का सीपी हो गया 9440। आगे कहा गया था कि जो सी है वो 18% प्रॉफिट में उसको बी बेचता है, यानी बी जितने में खरीदता है उससे 18% फायदा लेता है, यानी कि 118% में बी बेचता है, सीपी बी जितने में खरीदता है उसके 118% पे बेचता है, वो 9440 है। 118% बराबर 9440, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा 118 गुणे 8 944 हो जाएगा, तो यानी कि ये 1% बराबर हो गया 80, यानी कि बी का क्रय मूल्य हो जाएगा 100%, यानी 8000। अच्छा, फिर कहा गया कि ए ने जो वस्तु है वो 20% नुकसान में बेची। ए कितने में बेचता है 20% नुकसान, यानी एक कॉस्ट प्राइस के 20% नुकसान में बेचता है, यानी कॉस्ट प्राइस के 80% पे बेचता है। कॉस्ट प्राइस का 80% 8000 है, यानी 1% 100 हो जाएगा, यानी 100% 10,000 हो जाएगा, यानी कि ए के लिए सीपी जो होगा वो 10,000 हो जाएगा। और आपसे कहा गया है कि ए 20% नुकसान सहता है, तो 10,000 का 20% 2,000 हो जाएगा। पीछे के बल चल के भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि मेरी अगर सीरीज़ देखोगे तो आपको सारी तरह की मेथड जितनी शॉर्टकट होती है सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आप एक वीडियो के बेसिस पे जैसे मैं एक वीडियो में बेसिक से करवाता हूँ, अगली में थोड़ा बेसिक को वो काट पीट के शॉर्ट ट्रिक जनरेट कर देता हूँ, लेकिन अगर आपको बेसिक आएगी तभी वो शॉर्ट ट्रिक आप समझ पाओगे। और अगर मान लो ऐसे समझ भी गए तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाओगे, प्रोवाइडेड आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना पता हो। कगे एक ट्राइंगल है ABC जो सिमिलर है यानी समरूप है XYZ के, और इनकी एरिया का अनुपात 81:25 है। आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स की एरिया का रेशियो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। यानी ABC और XYZ की अगर बात की जाए कि ABC और XYZ सिमिलर है तो आप कहेंगे AB/XY जो होगा वो बराबर हो जाएगा BC/YZ, वही बराबर हो जाएगा आपका CA/ZX। ठीक है, ये इनका बराबर होगा सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। और अगर इनकी एरिया का रेशियो 81/25 है तो इनकी साइड्स का रेशियो √81/25 यानी 9/5 हो जाएगा। अब आपको कौन सी साइड निकालनी है, आपको निकालनी है साइड XZ, यानी इससे यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि आपको CA/ZX बराबर पता है 9/5, CA की वैल्यू है 15, तो 15/ZX या XZ कहें बराबर 9/5 है, तो यहाँ से XZ बराबर कितना हो जाएगा 75/9 या 25/3 हो जाएगा। एक लाइन का प्रश्न था, दैट्स ऑल।
पी कोई कार्य का 1/4 भाग 18 दिन में कर सकता है, यानी पी पूरा 72 दिन में कर सकता है। कहा गया सी कंप्लीट 37.5% ऑफ दैट वर्क एंड लेफ्ट इट। देखो आपको पता है कि 1/4 कितने दिन में कर देता है, 1/4 कर देता है वो कितने दिन में, 18 दिन में, ठीक है। अच्छा ओके, फिर कहा गया कि वो 37.5% काम करती है और उसके बाद छोड़ देती है। क्यू ने फिर 40 दिन में रिमेनिंग वर्क किया, यानी बचा हुआ कार्य 40 दिन में क्यू ने किया, यानी क्यू कर सकता है, बचा कितना था 62.5, 37.5% हो गया था तो 62.5% बचा, और 62.5% को कर देता है 40 दिन में, 62.5% को 40 दिन में, या हम कह सकते हैं 62.5% मतलब 62.5/100, यानी 25 से काट दोगे तो ये 2.5 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 4, यानी कि 2.5/4 हिस्सा 40 दिन में, यानी कि पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 40 × 4/2.5। तो 2.5 से 40 को काटोगे तो ये हो जाएगा 16, 16 चौको 64, यानी क्यू पूरा कार्य कर सकता है 64 दिन। अब आपसे कहा गया कि अगर वे एक साथ कार्य करें तो 17/48 हिस्सा कितने दिन में कर देंगे। आपसे काम कितना करवाना है, 17/48, ठीक है। आप एलसीएम लेके भी कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे एलसीएम नहीं लूंगा। पी करता है 72 दिन में, एक दिन में करता होगा 1/72। क्यू एक दिन में करता है, मतलब 64 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी एक दिन में 1/64। तो एक दिन में किया गया कार्य और ऊपर टोटल वर्क लिख के डिवाइड कर दो, आपका डेज आ जाएंगे। तो आप काटो इसको जिससे भी कट रहा हो। अगर हम काटने जाए तो 8 9 72, 8 8 64 और 8 6 48। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे ऊपर तो बचेगा 17/6, नीचे हो जाएगा 48। 9 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखो 17/72। तो 17 17 कट गया, 72 ऊपर चला जाएगा, यानी 72/6, यानी 12 दिन में करेगा। जो संख्या दी गई है ये डिविजिबल है 99 से। 99 से डिविजिबल होने का मतलब 9 से भी कट रही होगी और 11 से भी कट रही होगी। अब देखो अगर कोई संख्या दी गई है 4x92, लिख दे रहा हूँ 4x92y 6588, अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, यानी आपको क्या 9 4 13 2 15 6 21 5 26 8 34 8 42, 42 में 36 तो कट जाएगा, यानी बचेगा 6 + x + y। अब हम क्या वैल्यू रखें ताकि 6 + x + y हमारी कट जाए। तो हमें अगर 9 से काटना है तो या तो इसको 9 बनाना पड़ेगा या 18 बनाना पड़ेगा, ठीक है। 27 बना नहीं सकते क्योंकि तब x + y = 21 और x + y की मैक्सिमम वैल्यू 18 हो सकती है। तो यहाँ से हमारा x + y की 2 वैल्यू जाएगी, एक तो 3 और एक तो आ जाएगा 12, ठीक है। ओके, अब आते हैं 99 से डिविजिबिलिटी पे। इफ अ नंबर दैट इज गिवन 4x92y 6588, ये अगर संख्या 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब हो गया अल्टरनेट डिजिट का सम ले लेंगे, ले लो। अल्टरनेट डिजिट का सम लोगे 4 9 13, 5 18 8 26 + y हो जाएगा, और जो रिमेनिंग डिजिट है उनका सम लोगे तो x + 2 + 6, x + 8 और +8, x + 16 हो जाएगा। अगर कोई संख्या 11 से कट रही है तो उसके अल्टरनेट डिजिट का सम लेने पे फिर उसको घटाने पे या तो वो 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा, ठीक है। अगर 26 + y में से x + 16 घटाओगे तो ये आ जाएगा y - x + 10 बराबर 0, 11 या 22। अब देखो आप अगर इसको 0 करोगे तो y - x बराबर -10, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको 11 लेते हैं तो y - x बराबर 1 आ जाएगा, y - x बराबर 1 आ जाएगा, y - x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो y - x 1 आया, ठीक है। और अगर इसको क्या कहते हैं 22 लोगे तो y - x बराबर 12 आएगा, और आपको पता है कि y भी 9 से छोटा है, x भी 9 से छोटा है, तो दो संख्याएं जो 9 से छोटी हैं और पॉजिटिव, उनका डिफरेंस कभी 22 नहीं हो सकता, वो 12 नहीं हो सकता। तो आपका y - x बराबर 1 आ जाएगा, और y - x बराबर 1 तो 2 टाइम्स आपको y - x की वैल्यू कैलकुलेट करने कही गई थी, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y - x 1, यानी आपका उत्तर 2। आप कहेंगे इसका क्या यूज आया, इसका मुझे भी नहीं समझ आया कि इसका यूज कहाँ आया, इसके बिना भी हम क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि x + y < 10 दिया गया है, तो x + y < 10 अगर दिया गया तो x + y बराबर 12 आप नहीं ले सकते, यानी x + y की अगर वैल्यू पूछी जाती तो 3 हो जाती, और y - x की वैल्यू जब पूछी जाती तो 1 हो जाती। बोलो क्लियर है, यानी y बराबर 2 हो जाता, x बराबर 1 हो जाता। अगर y और x की अलग अलग वैल्यू पूछ लेते तो ऐसे नहीं। मैंने कहा कि 4 अंकों की संख्या 2 7 3 x इज डिविजिबल बाई 12, और 7 अंकों की संख्या y 8 5 4 z 0 6 इज डिविजिबल बाई 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y + z। और ऐसे प्रश्न
कई मतलब हर शिफ्ट में पूछेगा, तो एक चीज़ मान के चलना कि जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होगा ना, उसमें भी ये प्रश्न 110% आएंगे। एसएससी सीजीएल 2021 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न देखने को 100% मिलेंगे। ये मेरे वर्ड्स मार्क कर लेना, अगर नहीं मिला तो बताना। 100% आपको ये सीजीएल में भी मिलेगा और सीएचएसएल में भी मिलेगा। तो ये प्रश्नों को अच्छे से कर लेना, अच्छे से समझ लेना। देखो कैसे करते हैं, और हर शिफ्ट में ये प्रश्न आए हैं। ठीक है, कहा गया एक 4 अंकों की संख्या 2, 7, 3 x, ये कट रही है 12 से। 12 से कटने का मतलब ये 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। 3 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। तो 2, 7, 9, 3, 12, 12 कट गया, यानी x की जो भी वैल्यू होगी वो 3 से कटनी चाहिए। तो ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। यानी x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? एक तो हो सकती है 0, एक तो हो सकती है 3, एक तो हो सकती है 6, एक तो हो सकती है 9, अगर इसे 3 से कटना है तो। दूसरी चीज देखो, इसे 4 से भी कटना है, 4 से भी कटना है। और 4 से कटने के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए? 4 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट से बनी नंबर, मान लो कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है 4 से कट रही है तो लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या 4 से कटनी चाहिए। अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो 30 क्या 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, यानी 0 पॉसिबल नहीं है। अगर हम 3 ले रहे हैं x की वैल्यू, तो 33 क्या 4 से कटेगा? नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम x बराबर 9 ले रहे हैं तो क्या 39 4 से कटेगा? नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं। यानी x की आपकी एक ही वैल्यू पॉसिबल है, जो कि 6, तब ये 12 से पूरी कट जाएगी। समझ आया? दूसरे केस में मान लो यहाँ पे 8 होता, 24 से कट रही होती, तो लास्ट 3 डिजिट देखते, लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या। ठीक, अब दूसरी संख्या के बारे में कहा गया कि y 8 5 4 z 0 6 इज अ नंबर जो डिविजिबल है 11 से। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है, ले लो अल्टरनेट डिजिट का सम। तो आप कहेंगे y + 5 + z + 6, यानी y + z + 11, और इसमें से जो बचा 8 4 12 घटा दो, तो इसमें से घटाओगे कितना? 12। अब ये या तो 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा, तो ये 11 से कटेगी संख्या। ठीक, अगर मैं बात करूं y + z - 1, ये जो सॉल्व करने पे आया, अगर इसको 0 के बराबर कर दूं, ठीक है, तो y + z = 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको 11 के बराबर करते हैं तो y + z = 12 हो जाएगा। और अगर हम y + z - 1 को 22 लेते हैं तो y + z = 23 हो जाएगा। और चूंकि आपको पता है कि y एंड z आर 2 सच नंबर्स जो कि दोनों आर लेस देन 9, यानी कि दोनों 9 से कम है। अगर दो संख्याएं 9 से कम है और वो पॉजिटिव हैं तो उनका सम कभी 18 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो 22 तो पॉसिबल नहीं है। तो आपके दो पॉसिबल वैल्यूज होंगे y + z की, एक 1 और एक हो गया 12। ठीक है, अब देखो आपसे कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y + z। अब देखो x की वैल्यू तो 6 आई है, ठीक है, x की वैल्यू 6 आई है। अब अगर 6 के साथ x + y + z लोगे, मतलब x को 6 लेके y + z की जो पहली पॉसिबल वैल्यू है 1 ले लोगे, तो कितना आ जाएगा? 6 + 1 7, जो कि ऑप्शन में दिख नहीं रहा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है, तो 7, तो ये वाला तो नहीं वैल्यू होगी, मतलब पॉसिबल है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से नहीं। और दूसरी x + y + z, x की वैल्यू 6, y + z 12, तो x + y + z 18 हो जाएगा। यहाँ से ऐसे कह सकते हैं। तो आपसे x + y + z की वैल्यू पूछी गई थी, तो आपका कितना आ गया? 18 आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो आपका 18 आ गया। क्लियर? तो y + z की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो 1 होगा, अगर y + z = 1 हो गया तो हमें एक बात बताओ, y + z अगर 1 हो गया तो y को हमें 1 ले y + z अगर 1 हो गया तो आप y को क्या ले सकते हो? 1। 0 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 0 ले लोगे तो यहाँ पे 7 अंकों की संख्या नहीं बचेगी, तो ये 6 अंकों की संख्या बचेगी। यानी y = 1 अगर लोगे और z = 0 करोगे तो भी ये 11 से कटेगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक करवा दे रहा हूँ। 1 8 5 4, z हमने कितना लिया? 0 0 6। 11 से काटो, 11 कम 11, 7 75, 11 छक्के 66, 9 94, 11 8 88, 6 60, 11 5 55, 5 50, 11 चौको 44, 6 66, 11 छक्के 66, यानी 11 से कट जाए। समझ में आ गया? अगला प्रश्न कहा गया एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है, जो किसी वस्तु को 12% डिस्काउंट देने के बाद मार्केट प्राइस पे 440 का बेचता। 12% डिस्काउंट मतलब 88%। किसका? मार्केट प्राइस का। मार्केट प्राइस का 88%, 440, 1% 5, तो मार्केट प्राइस हो गया 500। कहा गया अगर उसने कोई डिस्काउंट ना दिया होता
तो उसने 25% का फ़ायदा होना था, यानी कि सीपी पे 25% का फ़ायदा, 25% का फ़ायदा मतलब अगर 4 का खरीदता तो 5 की बिकती वस्तु, ये सेलिंग प्राइस। यानी और सेलिंग प्राइस कहा गया कितना रखते, अगर मार्केट प्राइस के बराबर ही कर देते, यानी कोई डिस्काउंट ना देते। यानी सीपी का 5/4 अगर 500 है तो सीपी का 1/4 100 हो जाएगा, यानी सीपी कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आधे लाइन का प्रश्न। ये वाला प्रश्न मिक्सचर एलिगेशन से करना आसान है, क्योंकि 50 स्टूडेंट की क्लास में 40% बॉयज़ हैं और गर्ल्स 60% है, यानी गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो, बॉयज़ 2 हैं तो गर्ल्स 3 है, 40 और 60 का रेशियो हो गया 2। क्योंकि गर्ल का जो एवरेज स्कोर है वो 60% ज़्यादा है बॉयज़ के स्कोर से, यानी बॉयज़ का स्कोर अगर 5x है भैया तो इससे 60% ज़्यादा, यानी 3x ज़्यादा, यानी 8x है गर्ल्स का एवरेज स्कोर। और टोटल पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 51 है, तो आपसे कहा गया एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ निकालना है, यानी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x। 51 में से 5x घटा लो, क्योंकि 5x और 8x का रिजल्टेंट क्या आया है 51, तो इसको सॉल्व कर लो तो ये इधर से आएगा 8x - 51, और जो ये अनुपात देगा वो बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात होगा, यानी ये 2:3 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 का यहाँ गुणा, 2 का यहाँ गुणा और बीच में बराबर का साइन, तो सॉल्व कर लो। 3 × 8 = 24x और प्लस 10x यानी 34x इधर से हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। 3 × 51 इधर और 51 × 2 इधर, यानी कि 51 × 5 हो जाएगा। यानी यहाँ से सॉल्व करोगे तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, यानी 2x = 15, यानी x = 7.5, और x = 7.5 हो गया तो बॉयज़ का एवरेज स्कोर 5 × 7.5 यानी 37.5। सुलभ के बारे में कहा गया कि सुलभ जो है 25% अपनी इनकम का बचाते हैं, वो कुछ कमाते हैं, इनकम है, कुछ एक्सपेंडिचर है, कुछ उनकी है सेविंग। 100 रुपये अगर मान लो कमाते हैं तो उनका एक्सपेंडिचर कितना है, हमें अभी तो नहीं दिया गया, हमें दिया गया सेविंग 25 रुपये है, तो इनका एक्सपेंडिचर हो गया 75 रुपये, ठीक है। कहा गया अगर उसकी इनकम 40% बढ़ जाए, यानी अभी 140 हो जाए, और एक्सपेंडिचर 45% से बढ़ जाए, 75 का 40%, 75 का 40% होता है 30, ठीक है, तो 5% कितना हो जाएगा, 75 का 1% होता है 0.75, तो 5% कितना हो जाएगा 3.75, यानी ये 37.5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी जो है खर्चा कितना हो गया 75 + 37.5, यानी कि अब खर्चा वो कितना कर रहे हैं 75 और 37.5 जोड़ोगे तो 7 × 5 = 12, 7 × 3 = 10, 1 = 11, यानी 112.5 खर्चा कर रहे हैं। अब बचा कितना रहे होंगे, घटाओगे 140 में से 112.5, यानी ये हो जाएगा 27.5 रुपये अब, ठीक है, 27.5 ही हुआ है ना। 75 का 45% हमने सही निकाला है, 75 का 45%, 75 का 50% 75 का 50% 37.5 होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 75 का 45% निकालना है, तो 75 का 50% होता है 37.5, इसमें से 3.75 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा 0.75, यहाँ पे आएगा 6 में से 33.75 बढ़ा, यानी 75 से 33.75 अगर बढ़ेगा तो अब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 0.75, 5 × 3 = 8, 7 × 3 = 10, यानी अब खर्चा कितना हो रहा होगा 31.25, यानी हमारा जो पहले अब सेविंग कितनी हो जाएगी 31.25, यानी पहले सेविंग थी 25, अब बढ़ी कितनी 6.25, तो 25 पे 6.25 कितना परसेंट हो जाएगा 25% या 1/4। क्लियर। पूछा क्या देख रहे हो, कहा गया कि कितनी दर पे 14,400 रुपये 15,876 हो जाएगा एक साल में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लगता है तो। अब देखो हमारा हुआ कितना है 15,876, ठीक है, कितने रुपए बढ़ के हुए हैं 14,400, राइट। अब देखो एक तो ये तरीका है कि 14,400 पे कितना % ब्याज मिला, फिर सक्सेसिव करके लगा लो। एक दूसरा तरीका क्या कहता है कि पहले चूंकि हाफ ईयरली लगा है और एक साल में कितने टर्म होंगे 2, तो इसका ले लो रूट, जितना वो होगा, मान लो यहाँ पे n = 3 होता तो क्यूब रूट लेते, यानी अगर यहाँ पे n की वैल्यू n है तो यहाँ पे nth रूट ले लो, सीधा सा। अब ये देखो काटो पीटो, ये कटेगा 12 से, ठीक है, ये सीधे सीधे कट जाएगा 12 से, 12 से काटोगे तो ये 1200 हो जाएगा, 12 से काटोगे तो 12 × 1 = 12, 3 × 38, 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 24, 12 × 3 = 36, ये फिर कटेगा 3 से, 3 से कटेगा तो ये 441 दे देगा, 3 से कटेगा तो ये 400 दे देगा। अब 441 का वर्गमूल होता है 21 और 400 का होता है 20, यानी कि हाफ ईयरली अगर लगा ब्याज की दर 8% हो हाफ ईयरली तो वो 20 रुपये को 21 रुपये बना देती है, यानी 1 रुपये का ब्याज देती है। हाफ ईयरली जो रेट है उससे 1 रुपये का ब्याज मिलता है एक हाफ ईयर में, यानी एक छमाही में, तो 1 रुपये 20 का कितना % है 5%, यानी हाफ ईयरली रेट आ गया 5%, यानी एनुअल आपसे पूछा गया तो 5 दूनी 10%। क्लियर। देखो
आपको मैंने ट्रिगो पढ़ाते टाइम मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वाला फॉर्मूला, ये प्रश्न इस बार सीजीएल में देखने को मिलेंगे कि मिनिमम वैल्यू आप 16 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9, आपको साइन कॉसेक दे दिया जाए, ठीक है, और कॉस सेक दे दिया जाए और टैन कॉट दे दिया जाए, ठीक है। अगर ऐसा दिया जाता है और ए साइन स्क्वायर है, बी कॉसेक स्क्वायर है, ए कॉस स्क्वायर है, बी सेक स्क्वायर है, ए टैन स्क्वायर है और बी कॉट स्क्वायर है, ये एक्स हो सकता है, थीटा हो सकता है, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फाइनाइट हो जाती है, इन्फिनिटी अनंत हो जाती है, और मिनिमम वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए बी, ये होती है आपकी मिनिमम वैल्यू, यानी ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 16 गुणे 9, 16 गुणे 9 होता है 144 का वर्गमूल 12, 12 दूना 24 आपका उत्तर हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला आप याद रखना, 2 रूट ए बी ट्रिगो वाली क्लास में डिटेल में कराया। अब ऐसा प्रश्न देखते हैं, आपकी जान हलक में आ जाती होगी कि भैया ये प्रश्न कैसे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या काम करना है, ये दिया 3x इंटू 3x माइनस 8, यानी आपको क्या काम करना है, ये बन रहा है 3x का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3x, 8 इंटू 3x को 2 इंटू 3x इंटू 4 लिख सकते हो, ठीक है, प्लस y इंटू वाई प्लस 1, यानी इसको लिख लो वाई स्क्वायर, और प्लस 1y को लिख लो 2 इंटू वाई इंटू हाफ, लिख सकते हैं, y हो जाएगा, प्लस 4z स्क्वायर को लिख लो 2z का होल स्क्वायर, और माइनस 2z जो है उसको लिख लो 2 इंटू 2z इंटू हाफ, लिख सकते हैं। और अब देखो यहाँ लिखा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि प्लस 16 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो बी स्क्वायर भी आना चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब देखो 16 और प्लस 1/4, 16 से 1/4 प्लस 1/4 यानी 1/2, यानी 1/4 1/4 1/2 और 16, 16 से 1/2, यानी हमने किसको टुकड़े में तोड़ा, 16 से 1/2 को, इसको खत्म कर दिया, ये बराबर 0। यहाँ पे किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया आपने, 3x माइनस 4 का परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, यहाँ पे y प्लस हाफ का परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, यहाँ पे आपने बना लिया किसका परफेक्ट स्क्वायर, 2z माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बना लिया, सॉरी 1/2 का होल स्क्वायर बना दिया, ये बराबर 0 आ गया। अब अगर ऐसा हुआ तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का ये 0 के बराबर, तो अलग अलग 0 के बराबर, यानी यहाँ से 3x माइनस 4 बराबर 0, यानी 3x बराबर 4 मिल गया, यानी 6x बराबर 8 हो गया, y प्लस हाफ बराबर 0, यानी y बराबर माइनस हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 2z बराबर हाफ हो जाएगा यहाँ से, तो ये प्लस हाफ हो गया, तो हाफ हाफ कट गया, यानी आपका उत्तर 8 हो गया। नॉर्मल सा प्रश्न था, नॉर्मल सा परसेंटेज का प्रश्न है। क्या कहता है कि इनकम ऑफ ए कंपनी इंक्रीजेज बाई x% पर ईयर, अगर इनकम x% पर साल बढ़ जाती है, 2019 में इतनी थी तो 2017 में इतनी थी, तो x की वैल्यू बतानी। देखो 2017 में कितनी थी, 20, 1 2 1 2 3, x% अगर हर साल बढ़ती है तो 1 प्लस एक्स बाई 100 एक बार हुई होगी, 1 प्लस एक्स बाई 100 दूसरे साल हुई होगी, ठीक है। ये कितनी हो गई बढ़ के, 3 1 2 5 3 0, ठीक है। 3 0 से पहले 3 0 हटा दिया करो, 25 से काटोगे तो 25 इकन्नम 25, और ये 6 62 25 125 हो जाएगा, 25 से ये 25 सट्टे 200, ये 80 हो जाएगा, 5 से काटोगे 16 देगा, 5 से काटोगे 25 देगा, ये इधर मतलब 25/16, यानी 1 प्लस एक्स बाई 100 का होल स्क्वायर 25/16, यानी 1 प्लस एक्स बाई 100 हो जाएगा 5/4, यानी यहाँ से x बाई 100 हो जाएगा 1/4, यानी x बराबर हो जाएगा 100/4, यानी 25%। नॉर्मल सा प्रश्न था, क्लियर। मैंने आपको जब ट्रिगो पढ़ा रहा था स्टार बैच वाली क्लास, इसी वजह से मैं कह रहा था भैया स्टार बैच की क्लासेस कर लो। अब ये खत्म होने के बाद फिर से स्टार बैच के जो टॉपिक बचे उनको डिटेल में कराया जाएगा। कहा क्या गया कि सेक एक्स बराबर कॉसेक वाई, सेक एक्स बराबर कॉसेक वाई कब होता है, जब x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे कर दो 5 अल्फा माइनस 15 प्लस 15 माइनस 2 अल्फा, ये बराबर कर दो 90 डिग्री। तो यहाँ से 3 अल्फा बराबर 90, यानी अल्फा बराबर 30 डिग्री, या 3 अल्फा 90, तो कॉस 90 तो 0 हो गया, साइन 60 √3/2 प्लस कॉट अल्फा यानी कि कॉट 30 √3, तो √3 प्लस √3/2 यानी 3 √3/2 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे प्रश्न आदिकाल से आज तक पूछे जा रहे हैं। क्योंकि x⁴ माइनस 34 x⁴ प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x⁴ प्लस 1 x⁴ की वैल्यू बतानी। आपको क्या काम करना है, ये लिखा हुआ है x⁴ प्लस 1 बराबर 34 x⁴, डिवाइड कर दो x⁴ से, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ मिल जाएगा 34, यानी यहाँ से हमारा x² प्लस 1 x² कितना मिल जाएगा, अंडर रूट में 34 प्लस 2 यानी कि 36, और 36 के वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों होंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो ये माइनस में नहीं आएगा।
अब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये लिखा है एक्स स्क्वायर का क्यूब और ये एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, यानी आपको दिया गया a + 1/a और निकालना है a³ + 1/a³। तो a³ + 1/a³ कितना होता है, अगर ये x + 1/x या x² + 1/x² m हो तो x⁴ + 1/x⁴ कितना हो जाएगा, m³ - 3m, यानी 216 में से 18 घटाएंगे यानी 198 आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ धन है जो ए बी सी डी के बीच में बांटा जाता है, इस प्रकार से ए बी का अनुपात, बी सी का अनुपात, सी डी का अनुपात और आपको धन दिया गया है। अब देखो यहाँ पे मिक्स रेशियो निकाल लो, यानी ए 1 है तो बी 3 है, बी 2 है तो सी 5 है और सी 2 है तो डी 3 है। अब यहाँ पे खाली जगह है तो 3 3 आ जाएगा, यहाँ पे खाली जगह 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। खाली जगह पे आपको पता है खाली जगह होती है तो पड़ोसी घेर लेते हैं, यहाँ पे खाली थी, यहाँ पे खाली थी, ठीक है। तो आपको देखो क्या था, यहाँ पे खाली था, अब खड़ा गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और ये 3 × 9 = 45 हो जाएगा, यानी कि शेयर का अनुपात यही हो जाएगा। अब कहा कि बी और डी के शेयर का अनुपात देखो, जो शेयर का अंतर तो कितना आ रहा है 33, और ये 33 बराबर दिया गया आपको 6435। तो आपको टोटल सम यानी कि 4 12 16 30 46 और 5 51 और ये 91 निकालना है, यानी 11 से काट दो, 3 बराबर कितना हो जाएगा 585, यानी 91 कितना हो जाएगा 17 गुना कर दो तो 17 × 5 = 85, हासिल आएगी 8, 17 × 8 = 136, 8 × 1 = 144, हासिल आएगी 14, 17 × 5 = 85, 17 × 5 ये क्या हो गया भैया, हाँ आपको निकालना कितना था 33 बराबर 6400 यानी 200 के करीब हो जाएगा। हाँ ठीक है, हमने सही किया। तो 11 × 5 = 55 और ये 11 × 8 = 88, ठीक है। 17 से गुणा करोगे 17 × 5 = 85, 17 गुणे, यार एक थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए ना, हम गलत कहाँ कर रहे हैं। 17 अरे नहीं 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 सॉरी 3 बराबर 585 आया ना, 3 बराबर 585। हाँ दीदी आ गया, खुला हुआ है, थैंक यू। ले जाओ, खींच लेना दरवाज़ा, ओके थैंक यू दी। हाँ 3 बराबर 585 आया, यानी यहाँ से 1 बराबर कितना आ जाएगा 195। अब 1 बराबर 195 हो गया तो आपको 91 निकालना था, तो 91 × 195 कर देना, 91 × 195। तो आप इसके लिए क्या करोगे 91 × 200 यानी कि 18,200 हो जाएगा, उसमें से 91 × 5 घटा देना, यानी 5 × 5 = 5, 9 × 45 घटा देना, तो ये आपका हो जाएगा 5 4 7 17 745। ठीक है, चाय मिल गई। अब मैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ाऊँगा। सुबह उठ के आपकी क्लास रिकॉर्ड करने लग गया था। कहा गया वेसल्स हैं, यानी 2 बर्तन हैं एक्स और वाई, जिनमें एसिड और वाटर का जो रेशियो है, यानी एसिड इन दिस वन और वाटर इन दिस वन, यानी ये वेसल है एक्स, ये वेसल है वाई। इसमें एसिड का रेशियो है 3:7, एसिड और वाटर का इसमें है 1:3। ठीक है, कहा गया एक्स और वाई के कंटेंट मिक्स किए जाते हैं 1:2 के अनुपात में, राइट, 1:2 के अनुपात में। तो आपसे कहा गया जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो A अनुपात भी है, जब इस अनुपात में मिला दिया जाता है तो देखो 3 7 10, 1 3 4, 10 और 4 को बराबर कर दो, 20 बना लोगे। 10 और 4 का एलसीएम 20, तो 20 बना दो। 20 बनाने के लिए 2 से यहाँ गुणा कर दोगे तो 6 और 14 हो जाएगा, 6 और 14। यहाँ पे 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुणा करोगे, 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अब 1:2 के अनुपात में मिला दो, यानी 6 का 1 गुना लेना है और 5 का 2 गुना, तो 5 दूनी 10। 14 का 1 गुना लेना है, 15 का 2 गुना यानी कि 30। तो आपका हो जाएगा 16/44 यानी कि 4/11, और ये बराबर दिया गया A/B। आपसे निकालने को क्या कहा गया B + A, यानी 11 4 15/11 - 4 यानी कि 7। तो आपका अनुपात आ गया। DI का भयंकर सा दिखने वाला प्रश्न है। कहा गया अलग अलग कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये दिया गया है। अब देखो क्या कहा गया, इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट A इज 5:11, यानी A में मेल और फीमेल जो वर्क कर रहे हैं उनका अनुपात 5:11 अगर हो, ठीक है, एंड 40% ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट C आर फीमेल, यानी C में 40% जो है वो फीमेल हैं, ठीक है। तो कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन A, यानी A में फीमेल एम्प्लॉयज की संख्या, A में फीमेल एम्प्लॉयज की संख्या टू दैट ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन C, यानी फिर C में मेल की संख्या का अनुपात निकाला। देखो A में कुल कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं 93.6 डिग्री। टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है 5 और 11 16, 16 बराबर 93.6, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा 16, 93.6/16, या हम कह सकते हैं 16 × 5 = 80, 16 × 8 = 128,
तो 16×5 = 80 यानी 5.851 की वैल्यू हो गई। यहाँ से फीमेल की बात की गई तो एक की फीमेल कितनी हो जाएंगी 5.85 × 11 और इसका रेशियो किससे निकालना है। सी के टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 54 डिग्री। 54 डिग्री का 40% तो फीमेल हो गई यानी मेल कितने हो जाएंगे 60 डिग्री 60% यानी 54 का 60% यानी कि 54 गुणे 60% यानी कि 0.6। इसी का रेशियो निकालना था। काट पीट दो जिससे कट रहा है, ठीक है। चलो 9 से काटो तो 9 छक्के 54, 9 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ का पॉइंट हट के 9 छक्के 54 9 पॉइंट, ठीक है। यानी 6.5 गुणे 11 बटे 6 गुणे 6 यानी आपका कितना हो गया, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये लिखा 13 गुणे 11 यानी 143 बटे में 2 गुणे 6 गुणे 6 यानी कि 72। तो यही अनुपात हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न। अगले प्रश्न में दो कंपनियां ए और बी दी गई हैं जिनका अलग अलग सालों में खर्चा और कमाई दी गई है। अब आगे क्या कहा गया वो देखो। कहा कि डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2015 एंड 17 यानी 15 और 17 में कंपनी बी की इनकम का सम, ठीक है। वो डिफरेंस कितना है देखो, कंपनी बी की इनकम का 225 माइनस 160 यानी 65 एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन, अच्छा सॉरी हमने गलत कर दिया। हमसे कहा कि टोटल इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2015 एंड 17 यानी 15 और 17 में कंपनी बी की इनकम तो 160 प्लस 225 यानी 385 और टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2016 एंड 18 16 और 18 में टोटल एक्सपेंडिचर तो कितना हुआ 125 175 300 और इसका जो डिफरेंस है कितना है 85, ये बराबर एक्स दिया गया। तो कहा कि एक्स की वैल्यू किसके बीच लाई करती है, तो 80 से 90 की। ये वाला प्रश्न मैंने कैसे करवाया, ये भी प्रश्न आप ध्यान रखना कि भैया ये प्रश्न आपके एवरेज वाले इसी तरह के प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल 2021 सीएचएसएल 2021 में आएंगे और आपको 2 नंबर दे के जाएंगे। 4 यहाँ पे बच्चे छोड़ रहे हैं इसी वजह से 4 स्टार लग गया, वरना अपना स्टार बेस 3 स्टार के लिए। कहा गया कि 43 किलोग्राम कुछ बच्चों का औसत वजन था। कुछ बच्चे 4 बच्चे हैं जो इतना वजन लेके आ जाते हैं। एवरेज वेट प्रत्येक स्टूडेंट का ½ kg बढ़ गया। देखो इसका औसत से कितना ज़्यादा था 6.2, दूसरे का कितना ज़्यादा था 5.8, तीसरे का कितना ज़्यादा था 8.4 और चौथे का कितना ज़्यादा था 7.6। यानी टोटल कितना ये ज़्यादा लेके आए, आप कह सकते हैं 8 7 15 1 16 और 12 28 किलोग्राम ये लेके आते हैं, जिससे औसत 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी अगर x स्टूडेंट इनिशियली थे तो अब 4 और हो गए, यानी x + 4 का वजन ये ½ kg बढ़ा देते हैं। यानी आपने कहा अगर 28 बढ़ता है तो सबके हेड पे यानी एवरेज में 1/2 की वृद्धि होती है। यानी बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी 28/½ यानी 56। और 56 कब हुए, जब x + 4 यानी 4 बच्चे मिलने के बाद। तो बच्चे नहीं मिलने के बाद x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + 4 56, तो x = 52। क्लियर। 1.5 लाख बार ये प्रश्न एसएससी ने पूछ लिया है अभी तक सारे एग्जाम मिला के। ओ इन सेंटर है, आपको BOC की वैल्यू दे दी गई तो आपसे ए पूछा गया। आपको पता है कि BOC अगर ओ इन सेंटर है तो BOC की जो वैल्यू होती है 90 डिग्री और प्लस अपोजिट एंगल यानी कि A/2, ये बराबर दिया गया 129। यानी कि यहाँ से कोण A/2 बराबर हो जाएगा 129 - 90 यानी 39, यानी कोण A बराबर कितना हो जाएगा 78 डिग्री। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला याद रखना इन सेंटर है, ठीक है। तो भैया ये थे आपके 5 सेट, ठीक है। ऑल 5 सेट्स आर डन, ठीक है। मैंने कहा था करवा दूंगा, मैंने कहा भी नहीं था कि करवाऊंगा, मैं कह रहा था ट्राई करूंगा। मैंने जो ट्राई करने का था वो इवन करवा दिया। तो अब आपके ऊपर है, ठीक है। ट्राई करने वाला भी 100% श्योरिटी से हो गया। अब आपके ऊपर है, आप वीडियो को शेयर करोगे, प्लेलिस्ट देखोगे, जो करना है कर लेना। बस ये होना चाहिए कि चैनल में ग्रोथ होनी चाहिए और वीडियो थोड़ी लाइक शेयर हो जाएगी तो अच्छा लगेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी प्लेलिस्ट है वहाँ पर, 1900 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट जो है आपको दिख जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे पिंड है, वो ज़रूर देखें। बाकी जो वीडियोज इधर दिख रही हैं वो देखें और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से अच्छे प्रश्न भी आपको छांट के मैं प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। अगर सोल्यूशन नहीं भी प्रोवाइड कर पाया तो मान लेना कि आप सोल्यूशन खुद से कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में स्टार बैच की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम।